Assalamu alaikum. This is a session for the evaluation of English essay and PESI and ये एक स्टूडेंट का जो है वो एक ऐसे है आउटलाइन है जो उन्होंने हमें सेंड की है। तो इसको हमने देखना है कि ये उन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, कैसे कैसे जो है इसमें स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है, इसमें रेलेवेंसी है, कोहेरेंस है या नहीं है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो टॉपिक उन्होंने मतलब खुद से चुना और लिखा, जिसकी हम 20 एसेस की जो है वो प्रैक्टिस करवाते हैं इस एवेल्युएशन सेशन में। जिसमें उन्होंने टॉपिक जो चूज किया वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड इट्स सोल्यूशन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बेसिकली ये अगर देखा जाए तो टॉपिक भी ठीक नहीं है वैसे, इसलिए जो है वो पास पेपर से सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है वो टॉपिक्स ठीक लिखे होते हैं। और इस तरह अगर आप यहाँ पर ही मिस्टेक्स कर देंगे, आपको टॉपिक ही समझ नहीं आएगा, तो आप जो है वो किस तरीके से अपना जो नेक्स्ट आउटलाइन कैसे आप अरेंज करेंगे। सो द बेस्ट वे इज टू प्रैक्टिस योर एसे इज कि आप जो है वो अपना पास पेपर्स को उठाएं और उसमें जो है वो कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डोमेन्स ऑफ दैट एसे। फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमी, एजुकेशन, वुमेन, इस तरह की जो भी डोमेन्स होंगी, ठीक है। तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं मैं यहाँ पर। आई एम हाफिज मोहम्मद अरसलान, PMS क्वालिफाइड 2020 एंड करंटली वर्किंग एज साइंटिफिक ऑफिसर। और इसके अलावा भी बहुत कुछ, लेकिन आई थिंक मैटर ये करता है कि हम आपको क्या वो दे सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आई बिलीव कि वी कैन डू इट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं आउटलाइन उन्होंने कैसे कैसे लिखी। तो इसमें तरीका ये होगा कि आप जो है वो आउटलाइन हमें सेंड करेंगे और आउटलाइन हम अप्रूव करेंगे। उसके बाद जो है आप हर आउटलाइन मतलब आपको पैराग्राफिंग टेक्निक सिखाई जाएंगी, और पैराग्राफिंग टेक्निक के अलावा आपको जो पैराग्राफ्स हैं उनको लिंक कैसे करना है। और इसके भी साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग पे अगर आप आए तो ब्रेनस्टॉर्मिंग को कैसे करना है। तो उसके बाद ये है कि आपने इनकी तरतीब कैसे देनी है। एक होता है स्ट्रक्चर, एक होती है कोहेरेंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, कोहेरेंस क्या होती है, तो ये जो दो चीजें हैं किस तरीके से डिफरेंट या सेम हो सकती हैं, तो ये चीजें बताएंगे। लेट्स चेक दिस आउट कि ये कैसे इन्होंने लिखा। इंट्रोडक्शन करंट इकोनॉमिक मैंने मेंशन किया था कि ये देखें ना, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। मैं नोट करवाता हूँ यहाँ पर, ये देखें। बेसिकली जो इन्होंने मेंशन की है यहाँ पर इकोनॉमिक, मैंने पहले भी बताया था कि आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब देखें ना, ये मेन हेडिंग है, उसमें देखें कि इसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल है। तो आप फ्रेजेस में लिख रहे हैं तो हमेशा आपका जो होता है ना, जिसे कहते हैं आप कि हर वर्ड का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है। तो ये मिस्टेक बहुत ज्यादा लोग करते हैं और इसमें बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते स्टूडेंट्स। उसके अलावा यहाँ पर ये देखें। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। आगे चलते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या क्या और किया है। अच्छा, अब देखते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पर जो है कंसिस्टेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब नोट करें ये बात, अगर आपको मैं स्ट्रक्चर की बात करूं या कोहेरेंस की बात करूं या फ्लो ऑफ आइडिया की बात की जाए यहाँ पर, तो आप खुद ही नोट करें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में देखें इतना पहला प्रॉब्लम ही इकोनॉमिक नहीं है, पॉलिटिकल बता रहे हैं आप। ये तो पॉलिटिकल एक डोमेन हो सकते थे कि आप एक पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो रिलेट कर सकते थे विद हमारे जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज के साथ। तो क्योंकि ऐसे अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का है तो यू विल हैव टू राइट डाउन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फर्स्ट, तो उसके बाद जो है वो आप चले जाएं, उसके बाद आप पॉलिटिकल इश्यूज पे चले जाएं। नेक्स्ट, फ्लॉज इन गवर्नमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर एक बात नोट करें कि मेरे ख्याल में मारिया पूछ रही थी कि सर हमें कैसे पता चलेगा, मतलब कि आप जो वो आपने क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर रेलेवेंसी के बारे में बता दें या अंडरस्टैंडिंग के बारे में बता दें कि या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है आपकी हेडिंग या सब हेडिंग कैसे होनी चाहिए। अब मुझे आप ही खुद बता दें यहाँ पर कि इन्होंने जो ये मेंशन किया है फ्लॉज इन द गवर्नमेंट सिस्टम,
अब इकोनॉमी से क्या ताल्लुक बनता है इसका, या कौन सा सिस्टम? गवर्नमेंट तो इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज सिस्टम, इसमें कोई ऐसा स्पेशल सिस्टम होना चाहिए ना कि जो यहाँ पर हमें मेंशन होना चाहिए और हम मेंशन करें ताकि उस बंदे को पता चले कि हाँ भाई ये अच्छा इस सिस्टम की बात कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम लिखने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ आपको ये लिखना चाहिए था कि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है ऑफ पाकिस्तान, सिंपल। तो इसमें देखें ये दोबारा ये सिस्टम आ चुका है, फिर ये सिस्टम आ चुका है, तो इस तरीके से जो है वो हम शेर व शायरी तो नहीं कर रहे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आपने इसको देखना है। अच्छा, नेक्स्ट है लैक ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब देखें लैक ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये वही बंदा लिख सकता है कि जिसे ग्रोथ का पता ही ना हो कि ग्रोथ होती क्या है। और लैक, लैक का मतलब क्या है, यहाँ पर स्लो ग्रोथ कह सकते हैं ना आप, लैक, लैक का यहाँ पर वर्ड ही अप्रोप्रिएट नहीं। ठीक है, स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वो स्लो ग्रोथ है, या कोई भी इसका और बनाते हुए कि जिसका अगर इसे बनाया जाए तो डिविंडलिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन जीडीपी, या इस तरीके से भी कह सकते हैं, या डिविंडलिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जहां से पता चलता है कि आप एक डिवीजन की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन। लेकिन इससे भी पहले मेरे ख्याल में आना चाहिए था सर्विसेज में, क्योंकि वो बड़ा डोमेन है, उसके बाद फिर आना चाहिए था इंडस्ट्री में, फिर एग्रीकल्चर। तो ये तभी हो सकता है कि जब आप रिसर्च करेंगे। उसके बाद एनर्जी क्राइसिस। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, मतलब अगर इसको प्रॉब्लम्स को पढ़ने से अगर आप देखें तो एक जो भी जिसे पता होगा ना कि ऐसे होता क्या है, ये बात कैसे की जाती है, तो एनर्जी क्राइसिस यहाँ पर मेंशन तो किया जा रहा है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस को देखें तो ये बात की बात है। जैसे मैंने शुरू में मेंशन की, इस बात को मेंशन किया कि यहाँ पर अगर आप, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, यहां से जब आप स्टार्ट होते हैं ना, तो यहां से एक आपने एक सीढ़ी चलनी, सीढ़ी सीढ़ी एक आपने बनानी होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहां पर पहला कॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी, उसके बाद फिर ऐसे आते जाएगा, ये लिंक बनता जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा हो, जब आपको जल्दबाजी हो इस बात की कि नहीं मैंने ये पास ही करना है और मैंने किसी सूरत भी इसे, इसके स्ट्रक्चर पे गौर नहीं करना, तो फिर मसला बन जाएगा। ठीक है जी, यस जी, स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब क्योंकि उन्होंने पहले ये बात की है ना कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, या आप ये भी कह सकते थे पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वो पहला ये है, फिर ये है, और ये लिंक होने चाहिए, जैसे आपने कहा स्पेसिफिक टू जनरल, यस एग्जैक्टली। तो उसके बाद है हमारे पास एनर्जी क्राइसिस। अब एनर्जी क्राइसिस ऑब्वियसली मतलब लिंक्ड है पाकिस्तान के क्राइसिस के साथ, बट उससे भी पहले और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और भी बहुत सारे। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम इन्होंने मेंशन किया है, लॉस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लॉस मतलब क्या उसमें, लॉस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन लो होती है या कम होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद नो और लेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, नहीं, नो और लेस मतलब ये जो है वो बात ही गलत है, मतलब इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। आपको लिखना चाहिए यहाँ पर कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर है ना पाकिस्तान में, वो बहुत कम है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। और हर टर्म की जो है वो एक स्पेशल वर्ड होता है उसके लिए। ठीक है, जैसे कहते होते हैं ना जार्गन्स, तो ये आपको तभी पता चल सकते हैं जब आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और अपने ऑप्शनल्स को जो है वो कवर करें। ऑप्शनल्स, हर ऑप्शनल आपका जो है वो एक एक ऐसे होता है, वो जो भी ऐसे देते हैं ना, 10 ऐसे देने का उनका मकसद ये होता है कि आपको जो है वो जिसको जो आता है वो वहां से लिखे। लेकिन चेक उन्होंने बहुत सारी चीजें करनी होती है सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश ऐसे का पेपर है, तो ऑब्वियसली वो आपकी ग्रामर चेक करेंगे। उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप एक बहुत बड़ी एक चीज लिख रहे हैं जिसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो यस दे विल चेक योर स्ट्रक्चरल, क्या कह सकते हैं आप, जैसे कि जो एक स्ट्रक्चर होगा, बड़ा स्ट्रक्चर, वो देखेंगे। उसके बाद छोटी छोटी चीजों पे आएंगे, और एट द एंड वो आपके देखेंगे क्या फ्लो ऑफ आइडियाज हैं, तो ये चीजें वो बहुत देखेंगे आपकी।
अच्छा, उसके बाद उन्होंने, आप वाइड स्प्रेड चेक करें, ये कैसे लिखा हुआ है, वाइड अलग से और स्प्रेड अलग से। नहीं, वाइड स्प्रेड ऑफ करप्शन मींस, मतलब ये बेसिकली जो है ना, वो वाइड स्प्रेड का जो मतलब है वो इनको समझ नहीं आया। वाइड स्प्रेड, वाइड को अलग और स्प्रेड को अलग। वाइड स्प्रेड बेसिकली सेम एक टर्म है कि जिसमें आप वो कहना ये चाह रहे हैं कि सब करप्शन हर जगह पे है, लेकिन उनको कहना नहीं आया कि करप्शन हर जगह पे कैसे है। इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, अगर आप देखें ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो आप सब, तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ आर्टिकल्स में जो है ना, वो पॉपुलेशन के बारे में कैसे मेंशन किया जाता है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, या ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, या ओवर पॉपुलेशन, इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की टर्म्स यूज की जाती हैं। तो इंक्रीज की बजाय वो टर्म यूज करें जो बेसिकली की जाती है, जैसे ओवर पॉपुलेशन। और नेचुरल डिजास्टर्स, यस ऑफ कोर्स, नेचुरल डिजास्टर्स भी जो है वो प्ले करते हैं। जैसे इस दफा जो है वो फ्लड्स, और मोस्टली हमारे पास फ्लड्स आते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने चैलेंजेस कौन कौन से लिखे हैं। चैलेंजेस में अगर आप देखें, अब देखें, मुझे एक स्टूडेंट जो है वो ऐसे अपना चेक करने के लिए दे रहे हैं, और उनका तरीका अगर ये होगा, जैसे ये देखें, हालांकि ये ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पर इनको, बल्कि नीचे नीचे वाली लाइन पे, ये प्लीज एसन जो है ना, ये अपना माइक म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर देखें, ये जो चीज है आपको लिखनी चाहिए थी यहाँ पर, और ये खूबसूरत बन जाता। यहाँ पर एक अच्छा सा ए लिखते, बड़ा सारा, और यहाँ पर आप एक्सटर्नल चैलेंजेस लिखते अपने। ठीक है, एक्सटर्नल चैलेंजेस यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर तरतीब के साथ, मारिया जो है ना इस मामले में बहुत अच्छा लिखती है, मुझे उनका जो है वो स्ट्रक्चर बहुत पसंद है। ठीक है, उसके बाद फिर आप तरतीब के साथ जैसे ही, मतलब आप स्टार्ट कर दें यहाँ से, ताकि ये भी पता हो कि ये एक अलग सी हेडिंग है, और इसका भी पता हो कि ये भी एक अलग सी हेडिंग है। इससे क्या होता है कि अगले बंदे को जो है वो समझने में आसानी होती है। ठीक है, वही हम ना बेसिकली जान छुड़वाते हैं। हम चाहते हैं कि बस हम ऐसी एसीडीसी बन जाएं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब हालांकि, अब नोट करें यहाँ पर, अब नॉर्मली भी अगर आप देखें ना, तो हमें इस बात पे फोकस होता है कि हमारे अंदरूनी मसाल क्या, अंदरूनी मसाल के बाद पहले तो अमेरिका नहीं आता ना, पहले तो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अपनी मैन पावर है, हमारे पास अपनी मशीनरी है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज हैं। तो हमें तो सबसे पहले उसमें फॉल्ट निकालना चाहिए, या वो जो इश्यूज हैं, वो जो चैलेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओवर ग्रोथ या ओवर पॉपुलेशन है हमारे पास। उसके बाद जो है हमारे पास और कौन सा ऐसा इशू है, चैलेंज है, जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग को कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आपके लिए इशू है, जो इंटरनली पाकिस्तान में भी इशू है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मैन पावर, मैन पावर को आप देख सकते हैं कि मैन पावर आपका जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो नहीं है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारा जॉब सीकिंग जो है वो एक माइंडसेट है। जैसे गवर्नमेंट जो भी मतलब के पास आउट होंगे वो गवर्नमेंट सीकिंग जाएगा। अगर आप यूएस हिस्ट्री पढ़ें तो आप देख सकते हैं वहां पर जो भी मिलियनर बिलियनर बने हैं, वो उनका सिर्फ और सिर्फ यही शौक होता था कि छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उनके बिजनेस, उनके उनकी ब्लड में जो है वो रन करता था। तो अब देखें अमेरिका कहाँ पर है, तो अमेरिका गवर्नमेंट जॉब्स की वजह से आगे नहीं निकला। तो ये चीजें सबसे पहले मेंशन की, जैसे ये पाकिस्तान में अभी जो नेशनल करिकुलम आया है, जो रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो वहां पर ये चीज मेंशन की गई है कि आप ऐसा नॉलेज दें, ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जो कि कैंडिडेट्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाएं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। तो चैलेंजेस में वो चीजें लिखे हैं जो जो हमें रोक रही हैं वो इंटरनल हो, उसके बाद आप एक्सटर्नल पे आ जाएं। ठीक है, तो बेसिकली ये उल्ट पुल्ट हो जाता है, मतलब आपने जो है वो सर की जगह पे पाँव लगा दिए। ये स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि उसने पास करना है या नहीं करना, और सिंपली उसने देख के अब वैसे वहां से कांटा मार के आगे पढ़ना पड़ना कोई नहीं, और बाद में लिखा होना 17 नंबर या 18 नंबर। तो ऐसे ही होता है। तो आगे जो है मेरे ख्याल में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर जब खराब हो जाए ना, तो उसकी बात कोई जरूरत नहीं होती। जब स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है तो फिर क्या चेक करना है।
और न्यू वेव ऑफ इस्लामोफोबिया, ये अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप ये लिख रहे हैं इस्लामोफोबिया के जो है वो कैसे हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ये एंड पे होनी चाहिए। क्यों? इसकी वजह ये है कि इस्लामोफोबिया की वजह से क्या हो सकता है। अब इस्लामोफोबिया की वजह से मैं समझता हूँ, जो पर्सनल मेरी परसेप्शन है, मैंने क्यों कहा कि ये एंड पे होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि ये रिसेंटली जो है आया है, लेकिन उससे पहले क्या था। अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखते तो क्या होगा, आप बहुत सारे एग्जांपल्स मिस कर देंगे। लिंक कैसे बनेगा? ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, मैं शुरू 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 की बात करता हूँ, जैसे आप किसी अच्छे स्कॉलर की बुक पढ़ें इकोनॉमिक, तो वो हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो वहां पर है क्या? वहां पर होता है ऐसे कि वो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जब बना उनके पास रिसोर्सेज कम थे। उसके बाद जब चुनाव करना पड़ा तो वो उन्होंने किसका चुनाव किया जी? अमेरिका का चुनाव किया। तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड अफगानिस्तान वॉर एंड वॉर एंड टेरर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है फिर तरतीब से लेते हैं। तो टेररिज्म, फिर अब बात करेंगे ना आप न्यू वेव इस्लामोफोबिया। ठीक है, तो ये भी मतलब बहुत मैटर करता है इसमें। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड दैट कि दोबारा लिखी जाए, और इनको दोबारा इंशाल्लाह हम रीवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब ये जो है आपने दोबारा लिख के हमें सेंड करनी है, इंशाल्लाह दोबारा चेक के आप क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।